ओके, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। देखिए, बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसमें से बेसिक ज्ञान मिलेगा। आप सबसे पहले तो कुंडली क्या है? देखिए, सरल शब्दों में कुंडली एक ज्योतिष चार्ट है जिसका उपयोग ज्योतिष चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के जीवन की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली से उसके जन्म के समय विभिन्न ग्रहों और पिंडों की सटीक स्थिति दर्शाती है। हम ज्योतिष से उसके बारे में हम समझ सकते हैं, उसके वर्तमान के बारे में समझ सकते हैं, भूतकाल के बारे में समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम संचित कर्म। देखिए, संचित कर्म क्या होता है? जो हम इकट्ठा करते हैं, हम कई जन्मों से जो कर्म करते आ रहे हैं वो इकट्ठे होते जाता है। अब जब वो इकट्ठा होता है तो हमें नेक्स्ट जब जन्म मिलता है तो उसमें हमें उस कर्म के कुछ पार्ट मिलते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं, वो हमारा प्रारब्ध है। अब हम प्रारब्ध को कभी नहीं बदल सकते क्योंकि वो हमें पिछले जन्मों के कर्मों का ही हिसाब मिला है, लेकिन हम आने वाले टाइम पीरियड को ठीक कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उस टाइम पीरियड में हम अच्छे बिहेव करें, अच्छे अपने अवगुणों को छोड़ के गुणों को अपनाएं, तो वो हमारा क्रियामान कर्म हो जाता है। अब ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? किसी भी व्यक्ति के भूत वर्तमान भविष्य के जानने की विद्या है। ज्योतिष के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ये जान सकते हैं कि उसका बचपन, वृद्धावस्था, शिक्षा, धन कमाने की शक्ति, विवाह, वैवाहिक जीवन का आनंद, ये सब कैसा होगा। और इसमें ज्योतिष के अनुसार जब किसी बालक का जन्म होता है तो उस समय जैसे ब्रह्मांड में जो भी ग्रह होते हैं, जो भी जहाँ स्थापित होते हैं, वो उसी कुंडली में वहीं पे फिक्स्ड हो जाते हैं। कुंडली के 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र बालक के जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण कर देते हैं, जिसके अनुसार ज्योतिष बालक के संपूर्ण जीवन का हाल बता देते हैं। अब यहाँ पे होता है प्लैनेट। हमारा देखिए 9 प्लैनेट है: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब ये जो प्लैनेट है इसमें से सूर्य, चंद्र और राहु, केतु, ये जो प्लैनेट अकॉर्डिंग टू साइंस से हम प्लैनेट नहीं कहते, बट ज्योतिष में इसे प्लैनेट कहा जाता है। और राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। ये एक शैडो प्लैनेट होते हैं। अब ग्रहों के कारक तत्व। देखिए, हर एक ग्रह का अपना अपना एक कारक तत्व है जिसके लिए वो माने जाते हैं। जैसे सूर्य है, वो आत्मा का कारक है। हमारे अंदर की जो शूल है, जो हमारी जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके अंदर आत्मा आती है, वो सूर्य का कारक है। स्वयं शक्ति, मान सम्मान, पिता, राजनीति, हड्डियां, चिकित्सा विज्ञान, स्वास्थ्य, हृदय, पेट, ये सब सूर्य के अंडर आते हैं। दाई आंख, रक्त प्रवाह, बाधा, गर्मी, बिजली इत्यादि का कारक सूर्य है। चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य, वस्तु, चित्त, प्रशंसा, जलाशय, यात्रा, सुख, शांति, धन संपत्ति, ये हमारे जो मन जो चंद्र है ये इसका कारक है। धन संपत्ति का, अचलित धन संपत्ति, लिक्विड ऑफ कैश, हमारे पास जैसे कि पैसा टिकता है कि नहीं टिकता है, तो हमारा चंद्र डिस्टर्ब हो रहा है। अगर हमारा चंद्र खराब हो रहा है तो वहां पे हमारे पास पैसा टिकेगा नहीं, तो प्रॉब्लम्स आएगी। रक्त, बाई आंख, छाती, दिमाग में परेशानी, महिलाओं का मानसिक चक्र, ये सब चंद्र से देखा जाता है। अब आते हैं मंगल। मंगल साहस, वीरता, शौर्य, शक्ति और सेनापति का कारक है। युद्ध। मंगल क्या होता है? हमेशा लड़ने को तैयार होता है। अगर किसी का मंगल बहुत अच्छा है तो वो पुलिस फौज में जा सकता है वो, और अगर किसी का मंगल खराब है तो वो गुंडा भी बन सकता है। डिपेंड ऑन सिचुएशन कि मंगल कैसा है। अगर बली है तो अच्छा प्रभाव, निर्बली है तो बुरा प्रभाव, इस तरह से होता है। दुर्घटना, जलन, घाव, ऑपरेशन, उच्च रक्तचाप, गर्भपात इत्यादि का कारक मंगल ग्रह है। बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो बुद्धि, चतुराई, वाणी। अब देखिए बुध ग्रह। देखिए, बुध ग्रह जो होता है वो बुद्धि, चतुराई, वाणी, विनोद, शिक्षा, गणित, तर्क वितर्क करने वाला, विज्ञान, नृत्य, नाटक, वनस्पति, व्यापार। व्यापार का कारक भी बुद्धि है। अगर हमें किसी का व्यापार देखना है तो बुध को देखेंगे हम, बुध सही है कि नहीं है। मित्र, संबंधी, गला, नाक, कान, फेफड़े, ये सब जो है इसका कारक बुध है। बुध वाणी का कारक है। उसकी वाणी कैसी है? अगर बुध प्लैनेट
किसी वजह से खराब हो तो उसकी वाणी इफेक्टेड होगी। राहु का प्रभाव बुध पे होगा तो वाणी इफेक्टेड होगी। गुरु, गुरु ज्ञान का कारक है। अगर गुरु अच्छा है, अच्छे कोऑर्डिनेट देता है केपी के अकॉर्डिंगली, तो बहुत अच्छा ज्ञानी होगा, शिक्षित होगा, धार्मिक होगा, कार्य सर्वश्रेष्ठ, भक्ति, प्राचीन साहित्य, धन, संपत्ति, मान सम्मान, बुजुर्ग, पुत्र, बड़े भाई, फल वाले वृक्ष, शरीर में हमारी चर्बी, कोई मोटा है तो उसमें जुपिटर इफेक्ट करता है, जुपिटर का इफेक्ट होता है, मधुमेह, बीमारियां, कान, मंदिर, धर्म स्थान, स्थान, कानूनी क्षेत्र, न्यायालय, वकील, ये सब गुरु के अंडर आते हैं सर। अब आते हैं शुक्र। शुक्र जो होता है वीनस, वो विवाह का कारक होता है, वैवाहिक जीवन, पत्नी, इंद्रिय, भोग विलास, लग्जरी लाइफ का कारक होता है, यौवन विषय, सभी प्रकार के सुख संपत्ति, आभूषण। किसी का शुक्र अच्छा है तो उसकी लाइफ लग्जरी होती है। अब उनमें कलात्मक होता है, डिजाइनर होते हैं। श्वेत रंग के पदार्थ को हम शुक्र में काउंट करते हैं। सुंदर शरीर, बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, ये सब शुक्र के अंडर आते हैं। अब आते हैं शनि। देखिए शनि आयु, मृत्यु, दुख, दरिद्रता, निर्धनता, बीमारी, चापलूसी, लकड़ी, टांगे, ये मतलब ये सारी चीज जो भी इसमें लिखी हुई है इन सब के कारक होते हैं। अब ये आप एक बार पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज है अहंकार, चोरी, लड़कपन, बुढ़ापा, पाँव, पंजे, नसें, ये सब इसके अंदर आएंगे। राहु, राहु के अंदर सारे दादा, विदेश यात्रा, समाज, जाति, शर्म, दुर्घटना, गैर कानूनी, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है। राहु हमारी लाइफ में ट्रबल क्रिएट करता है। अगर राहु अगर इफेक्ट कर रहा है और अगर वो बैड इफेक्ट कर रहा है तो वो बहुत सारी ट्रबल दे जाता है। लेकिन हर समय राहु बुरा नहीं होता, क्योंकि राहु को बड़ा गंदा कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय राहु बुरा होगा। राहु की डिपेंड करता है राहु कैसा है आपका। अगर अच्छा राहु होगा तो वो आपको ऊंचाइयों पर भी पहुंचाएगा। ये यहाँ पे हमारा सब डिपेंड करता है कि राहु कैसा है। अब आते हैं हम केतु पे। केतु जो होते हैं वो रंग बिरंगी चीजें वो केतु के अंदर आती है। कुत्ते, मुर्गा, सिंह, काला जादू, गांव, घाव, जीवाणु, वैराग, मोक्ष, मोक्ष का कारक होता है। जहरीली भाषा, लंबा कद, धुआं, रंग, निरंतर, कीड़ों के कारण होने वाले रोग, विलास, काटना, धर्म, ज्योतिष, ये सारे जो कारक है ये केतु के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं दशा। देखिए हमारी जो दशा चलती है, हर एक दशा का टाइम पीरियड होता है। हर एक प्लैनेट का अपना अपना टाइम पीरियड होता है। जैसे कि केतु का टाइम पीरियड होगा 7 ईयर, वीनस का 20 ईयर, सन का 6 ईयर, मून का 10 ईयर, मार्स का 7 ईयर, राहु का 18 ईयर, जुपिटर का 16 ईयर, सैटर्न का 19 ईयर, मर्क्यूरी का 17 ईयर। अब मान लीजिए किसी की दशा सूर्य की चल रही, तो 6 साल तक सूर्य की ही दशा चलेगी। अब वो किस तरह के कोऑर्डिनेट दे रहा है, अच्छे कोऑर्डिनेट दे रहा है या खराब कोऑर्डिनेट। अगर खराब दे रहा है तो उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अच्छे दे रहा है तो उस टाइम पीरियड में वो ऊंचाइयों को भी पहुंच सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी कोऑर्डिनेट कैसे है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम रेमेडी करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे शत्रु चार्ट पे। देखिए दो ग्रुप होते हैं, एक होता है देवता का ग्रुप और एक होता है दानव का ग्रुप। देवता ग्रुप में आते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, और दानव में आते हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब जो बुध होता है वो दोनों के लिए कॉमन होता है, दोनों तरफ मित्रता निभाता है। देवताओं से भी मित्रता निभाता है, देवताओं से भी मित्रता निभाता है और दानव से भी मित्रता निभाता है। अब यहाँ पे बुध जो है सूर्य का भी मित्र है, चंद्रमा का लेकिन शत्रु है, मंगल का भी शत्रु है, और गुरु का वो सम है। ये देवता जो ग्रुप है ये आपस में मित्र है, और दानव जो है ये आपस में मित्र है। ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप आगे इसको और अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाएंगे। अब ये राशियों के बारे में है, तो ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा कि कौन सी राशि के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। मतलब लगन में अगर जो राशि आ रही है वो कौन सी आ रही है उसके अकॉर्डिंगली इसके इफेक्ट्स होते हैं। तो ये आप पीडीएफ फाइल में से भी देख सकते हैं और मेरी वीडियो में से भी देख सकते हैं। वहां पे आपके पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं 12 भाव इन हॉरोस्कोप कुंडली में। कुंडली में जो हमारे 12 भाव होते हैं, जैसे कि
फर्स्ट हाउस जो होता है हमारे शरीर, आकृतिक स्वभाव, विनम्रता, स्वास्थ्य, मन पर विचार किया। प्रथम भाव जो होता है शरीर से मस्तिष्क का प्रभाव करता है, मतलब सिर से लेके मस्तिष्क में जो भी हमारा होता है वो प्रथम भाव को देखा जाता है वहां तक। अब सेकंड हाउस जो होता है वो हमारी वाणी का होता है, हमारी आवाज सेकंड हाउस से देखी जाती है। धन, ससुराल, कुटुंब, परिवार, चल संपत्ति भी देखी जाती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, वो धीरे धीरे एड ऑन होती जाएगी। तो अभी आप ये मत सोचिए कि इसमें इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन और भी चीजें हैं, तो वो हमको धीरे धीरे एड ऑन होती जाएगी। अब कुंडली का तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, धैर्य का होता है, आयु का होता है, विचार का होता है, गले का होता है, सांस से स्वास्थ्य संबंधित रोग का हो सकता है, क्योंकि गला है, गले से सांस लेते हैं, तो यहाँ सांस से संबंधित रोग भी देख सकते हैं। अब चौथा हाउस जो होता है वो सुख सुविधा का होता है, वाहन का होता है, हमारे पास कितनी धन संपत्ति हो सकती है, भूमि, गड़ा हुआ धन हो सकता है, माता पर विचार किया जाता है। पांचवा भाव होता है वो संतान का होता है, विद्या का होता है, बुद्धि का होता है, प्रेम संबंध, अचानक धन लाभ, हानि पर विचार होता है। और शरीर के पेट का जो भाग होता है वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। सिक्स हाउस, अब ये कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता है, यहाँ लोग, यह रोग का कारक होता है, यहाँ पे रोग हो सकते हैं, ऋण हो सकता है, मुकदमा हो सकता है, शत्रु हो सकते हैं, चिंता हो सकती है। और यहीं से हम जॉब भी देखते हैं, अपना जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो सिक्स हाउस से ही देखा जाता है। अब आते हैं सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस जो होता है वो जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है, रोग का होता है, हिस्सेदारी का होता है, वासना का होता है, शरीर के मूत्र भाग का होता है। एट्थ हाउस होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बुरा भाव होता है, इनको हम मृत्यु का भाव भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है यदि यह भाव में मारक ग्रह या नीच ग्रह हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तला कष्ट भी हो सकती है, मगर विपरीत राजयोग स्थिति में इसके अच्छे ग्रह भी फल देते हैं। इस ग्रह में व्यक्ति को आयु, मृत्यु, दुर्घटना, परेशानी, तांत्रिक साधनों से भरपूर करता है, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी का भी भाव होता है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भी देखी जाती है। नाइन्थ हाउस, इस भाव को हम व्यक्ति के भाग्य, तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा, संन्यास, साली, पिता के साथ संबंध, ये सब देखा जाता है। टेंथ हाउस को हम कारोबार, नौकरी, राजयोग, यह भाव शरीर के घुटनों को भी प्रभावित करता है। 11th हाउस जो होता है, यह भाव हमारे व्यक्ति की आय, धन लाभ, मनोकामना की पूर्ति, हमारी कोई भी चीज की पूर्ति, किस चीज से लाभ हो रहा है, विवाह से लाभ हो रहा है तो 7-11 होगा, संतान से लाभ हो रहा है तो संतान का 5वां भाव होगा, तो 5 को 11 से कनेक्टेड कनेक्शन होगा। इस तरह से इसको हम देखते हैं। अब आते हैं डिग्री। देखिए हर प्लैनेट की अपनी अपनी डिग्री होती है, कोई 0 से 6 डिग्री तक बाल्यावस्था होती है 25%, मतलब एक बालक कितना काम करेगा, थोड़ा सा ही काम करेगा। उसी तरह से अगर प्लैनेट उस हाउस में है और 25% की डिग्री लेके बैठा हुआ है तो वो कितना इफेक्ट देगा उसका, 25%। 6 से 12 50% देगा, 12 से 18 100% देगा, 18 से 24 कम वृद्धावस्था, 24 से 30 नहीं देगा। ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट, तो आपको ये होप समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये डिग्री वाला आपको मैंने क्लियर कर दिया था कॉन्सेप्ट। नक्षत्र क्लियर है, स्वामी, नक्षत्र के स्वामी केतु, शुक्र, ये सारे क्लियर है आपको। ये चार्ट आपको एक बार रीड करना है सारा, तो ऑलमोस्ट सभी क्लियर हो जाएगा। अब सूर्य एक भाव में 30 दिन रहता है, चंद्रमा 1.25 दिन रहता है, मंगल 45 दिन रहता है, बुध 28 दिन, बृहस्पति 13 महीने, शुक्र 28 दिन, शनि 2.25 साल, राहु 18 महीने, केतु 18 महीने, मतलब हर भाव में ये इतने दिन बिताते हैं। जैसे गोचर में आप देखते हैं ना कि सूर्य अब इस हाउस में है, सूर्य अब 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में वो 30 दिन रहेगा, आफ्टर 30 डेज वो अगले हाउस में चला जाएगा। अब ये शरीर के अंगों का, ये भी मैंने आपको चार्ट क्लियर कर दिया था। लिंग, जेंडर, डायरेक्शन, शुभ अशुभ, ये चार्ट भी आपको क्लियर कर दिया है। ऐसे तो एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए ग्रह का स्वामी सूर्य का, सूर्य जो है वो ग्रह है और स्वामी राशि उसकी सिंह है। मूल त्रिकोण यानी कि जिसमें वो बहुत अच्छा फल देता हो, बलि हो, तो सिंह 1 से 20 डिग्री पर,
उच्च राशि में मेष का होगा, अगर 10 डिग्री पर होगा तो वो उच्च राशि का काउंट होगा, तुला पे 10 डिग्री का होगा तो नीच राशि का काउंट होगा। वैसे हम इसको डिग्री को ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन ऊंच नीच का हमें जरूर ध्यान होना चाहिए। इसी तरह से चंद्र का है मंगल का, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। जेंडर ऑफ प्लैनेट ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। नियम, अब जो ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो तो शुभ फल देगा। इसके विपरीत नीच राशि में हो तो अपने शत्रु राशि में हो तो वह अशुभ फल देगा। नियम 2, जब ग्रह राशि अपनी दृष्टि डालता हो तो वह देखने जाने वाले भाव को शुभ फल देता है। मतलब जो राशि अपनी राशि पर दृष्टि डाले, अगर उसकी राशि मान लीजिए वो 7th हाउस में और पहले वे सूर्य की राशि होती है, फर्स्ट सूर्य को उच्च माना जाता है, तो अगर सूर्य बैठा है 7th में और फर्स्ट में देख रहा है तो वो अच्छा परिणाम देगा। जो ग्रह अपने मित्र ग्रहों और शुभ ग्रहों के साथ या मध्यम में हो तो शुभ फायदा देगा। मतलब फ्रेंडली के बीच में हो तो वो शुभ होगा, और अनफ्रेंडली एनिमी के बीच में हो तो वो अशुभ देगा। शुभ कत्री और पाप कत्री भी कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। अब जो ग्रह अपनी नीच राशि में उच्च राशि में भ्रमण करे, नीच राशि से उच्च राशि में, मतलब जब गोचर हो या कुछ हो तो वो अपनी नीच राशि से उच्च राशि में जा रहा होता है, तो उस समय वो अच्छा रिजल्ट देता है, वक्रीय ना हो बस, क्योंकि वक्रीय होकर वो वापस नीच राशि में आ जाता है। ये गोचर का है, तो गोचर के लिए हम इसको काउंट करेंगे। जो ग्रह लगन का मित्र हो, त्रिकोण का स्वामी सदा शुभ फल देता है। ये सारे कुछ नियम हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब जो ग्रह लग्नेश का मित्र हो, लग्नेश के अगर आपकी कुंडली में जो भी ग्रह लग्नेश के मित्र हो तो वो अच्छा फल देंगे। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देंगे, त्रिकोण में अगर कोई स्वामी आता है तो वो शुभ फल देते हैं। अच्छे नियम 7, केंद्र का स्वामी शुभ फल देता है और शुभता छोड़ देता है, और अशुभ ग्रह अपनी अशुभता छोड़ देता है। मतलब केंद्र में अगर जो भी ग्रह आएगा तो वो शुभ फल ही देगा, चाहे वो अशुभ हो या नहीं हो। नियम 8, क्रूर भाव 3, 6, 11, ये स्वामी सदा अशुभ फल देते हैं। क्रूर भाव 3, 6, 11 के स्वामी सदा अशुभ फल देते हैं। मतलब यहाँ के जो स्वामी होते हैं वो थोड़े से नेगेटिव होते हैं। अब उपाच्य भाव 1, 3, 6, 11, 10, 11 के ग्रह कारक तत्व में वृद्धि करते हैं। ये उपाच्य भाव जो होते हैं ये कर्म भाव होते हैं। मतलब देखिए, 1 मैं खुद स्वयं, 3 पराक्रम हो गया, 6 भी कर्म हो जाता है, काम, हम 6 हाउस से जॉब वगैरह ये सब करते, मेहनत करते हैं, 6 हाउस मेहनत का भी होता है। 10th हाउस हार्ड वर्किंग के लिए 6 हाउस होता है, 10th कर्म का होता है। 11 गेन होता है, हमें लाभ मिलना। दृष्टा 6, 8, 12 ये अशुभ फल देता है। 6, 8, 12 जो होता है वो नेगेटिव फल देता है। अब शुभ ग्रह केंद्र में, अगर शुभ ग्रह केंद्र में हो तो शुभ फल देते हैं, और पाप ग्रह केंद्र में हो तो अशुभ फल देते हैं। पूर्णिमा के पास चंद्रमा सुखदाय होता है और अमावस्या के पास चंद्रमा अशुभ होता है। वही चंद्र निर्बली और चंद्र पक्ष बली जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सूर्य और चंद्र जब दोनों एक साथ होता है तो उसमें पावर होती है, और जब वो हाफ अपने से सामने चला जाता है फिर वो निर्बल होने लग जाता है। अब चंद्र राशि की अगली राशि और पिछली राशि में जितने ज्यादा ग्रह होंगे चंद्र उतना ही शुभ होगा, और राहु, बुध या केतु जिस ग्रह में हो वैसा ही फल देता है। सूर्य के निकट ग्रह अस्त हो जाए तो अशुभ फल देता है। ये सारे नियम है ना, इसको एक बार आपने समझना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब आते हैं केंद्र, त्रिकोण, उपचय, त्रिग्भाव। केंद्र वही 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9, 3, 6, 10, 11 और 6, 8, 12। ये सारे मैंने आपको पीछे लॉन्ग में समझा दिए थे, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मांगलिक योग कारक ग्रह भी हो गया। अब राशि तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, 3 तरह की राशि होती है। उनमें 3 तरह के तत्व होते हैं, राशि में अपना अपना एक तत्व होता है। अब मेष जो होती है, मंगल जो होती है वो क्रूर ग्रह होती है, शिव क्रूर होता है, धनु गुरु, इनमें आप तेज देखते हो। तो ये कौन से हो गया,
अग्नि तत्व, अग्नि तत्व में कौन सी आ गई? दृष्टि, इच्छा शक्ति, कर्मशील और गतिशील, अग्नि के समान ऊर्जा, अत्यधिक जल्दबाज। पृथ्वी तत्व, वृषभ कन्या मकर कन्या और वृषभ कन्या मकर, 2 6 10, ये सहनशील होते हैं और मेहनती होते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ व्यवहारिक व्यक्ति, धैर्यवान और संतोषी, समस्याओं के प्रति उदासीन। वायु तत्व, मिथुन कुंभ तुला, 3 7 11, वायु की तरह होते हैं ये जो होते हैं ना, वायु तत्व होते हैं। इनका मतलब ये अपने किसी बात पे टिकते नहीं है, वायु जैसे बहती रहती है ऐसे ये बहते रहते हैं। अत्यधिक विचारशील होते हैं, सोचना अधिक लेकिन काम कुछ नहीं करना, कल्पनाशील होते हैं लेकिन बुद्धिमान होते हैं। जल तत्व, पानी की तरह बहते रहना, कर्क, वृश्चिक, मीन, 4 8 12, अत्यधिक भावुक, संवेदनशील से भरे, शीघ्र ही बातों में आ जाते हैं, किसी के बातूनी भी होते हैं, स्वभाव के लचीले होते हैं, जिसने जो कह दिया वही ठीक है, इनका हिसाब ऐसा होता है। अब यहाँ पे आते हैं ग्रहों की दृष्टि। देखिए, सूर्य चंद्र बुध शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसकी 7वीं, अपने से 7वें घर पे ये देखते हैं। चाहे यहाँ अगर 7th हाउस में बैठा हो, 9th हाउस में बैठा होगा तो ये 3rd को देखेगा, 8 में बैठा होगा तो 2nd को देखेगा, 7th में बैठा होगा तो 1st को देखेगा, 4th में बैठा होगा तो 10 को देखेगा, 5 में बैठा होगा तो 11 को देखेगा। मतलब अपने से 7वें घर में देखेगा। ये सारे सूर्य चंद्र बुध शुक्र अपने से 7वें घर में देखते हैं। बाकी सारे प्लैनेट भी अपने से 7वें घर में देखते हैं, लेकिन उनकी स्पेशल दृष्टि भी होती है। जैसे कि मंगल, शनि की 3 दृष्टि होती है, 2 3 7 10, मतलब 3 7 10 शनि की दृष्टि होती है। 7वीं तो होती होती, साथ में तीसरी और 10वीं भी होती है। मंगल की 4 7 8 दृष्टि होती है, गुरु की 5 7 9 दृष्टि होती है, राहु की 5 7 9 दृष्टि होती है और केतु की भी 5 7 9 दृष्टि होती है। राहु की 7वीं दृष्टि मायने नहीं रखती है, राहु केतु की, बट कुछ लोग कंसीडर करते हैं, कुछ लोग नहीं कंसीडर करते, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट कोई वैल्यू नहीं है इसकी, क्योंकि देखिए इन्होंने एक दूसरे के सामने तो आना ही आना है, तो आप कंसीडर करेंगे तो कोई वो नहीं है। अब ये देखिए, ये एक लगन चार्ट है। यहाँ पे 3rd 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, यहाँ पे देखिए जब दो ग्रह एक साथ बैठे, जैसे सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो ये युति बना रहे हैं, मतलब एक साथ है। अब सूर्य देखिए, यहाँ पे सूर्य की नक्षत्र राशि गुरु है और शुक्र की नक्षत्र राशि राहु है, तो जो इनकी युति है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन अगर नक्षत्र दोनों का सेम हो जाए, मान लीजिए शुक्र का भी नक्षत्र गुरु हो जाए, तो इनकी जो युति है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसी तरह से शनि बुध का देख लेते हैं। अब शनि की जो नक्षत्र है शनि है और बुध का जो नक्षत्र है गुरु है, तो यही सेम प्रोसीजर होगा कि इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, बट युति है इनकी। लेकिन अगर नक्षत्र भी सेम हो जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। यहाँ तक वैदिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा तो, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इसको समझाने की, थोड़ा स्पीड वे में चली गई थी मैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।